हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बच्चों, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक ये पिछले कुछ सालों से वर्कआउट कर रहा है अप टू 12th स्टैंडर्ड इन द फिजिक्स। लेकिन इस बार हम लोग पहली बार बच्चों 10th स्टैंडर्ड के लिए एक नया सा लेक्चर लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो है साइंस से रिलेटेड। तो अभी हम लोग साइंस को 10th स्टैंडर्ड के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं और मैं अमोल भैया आप सभी को यहाँ पे साइंस में हेल्प आउट करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स है वो शायद हमारे टीचिंग के थ्रू क्लियर हो जाए। हम कोशिश करेंगे बच्चों, और आप भी कोशिश करना कि हमारे लेक्चर पे और हमारे वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उनको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और एंजॉय करो इस स्टडी को। आपको जितना हो सके मैं सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी पूरा अगर ध्यान देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जोड़ी अच्छे से जम जाएगा। ठीक है, तो हमारी जोड़ी बनेगी और आप लोग जो अभी एकदम से 10th का बर्डन लेके इसको कई सारे पेरेंट्स जो आपके ऊपर ढकेलते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बर्डन है। स्टडी करो आराम से, हर चीज इजी लगती चलेगी। चलिएगा, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 साइंस 1 का और पहला ही चैप्टर जिसका नाम क्या है बच्चों? ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे बच्चों हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में सुनते हैं हमें 2 या 3 चीजें सबसे पहले क्लिक हो जाती है। सबसे पहले ऐसा दुनिया में तो कोई इंसान ही नहीं होगा कि जिसने ग्रेविटेशन वर्ड सुना नहीं है। बहुत बचपन से आप लोगों ने ये सुना होता है कि हाँ अर्थ के अंदर ग्रेविटी होती है, ऐसा कुछ तो सुना होता है, सबने सुना होता है। करेक्ट है कि नहीं? ये तो सबने सुना है, लेकिन एग्जैक्टली उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम में से कई सारे लोगों को नहीं होती है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अभी तो हम लोग लेंगे, लेकिन पहले से नहीं होती है। दूसरी चीज, जब भी हम लोग ग्रेविटी के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले अगर हमारे दिमाग में कुछ नाम क्लिक होता होगा तो वो है न्यूटन, और लगभग सब लोगों ने न्यूटन के बारे में सुना है। ठीक है, चलिए, हमारा एग्जिस्टेंस अर्थ के ऊपर का ये एक फोर्स की वजह से टिका हुआ है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन ये कुछ और नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये एक फोर्स है जिसके बारे में आप बात करते हो और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड जो भी है हम लोग उसको कहेंगे ग्रेविटेशन। ये एक प्रोसेस है, ये एक कहो एक फिनोमेना है। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोगों को ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है तो पहले ग्रेविटेशन ये टर्म कहां से कॉइन की गई थी, या तो फिर वो जो टर्म किसने कॉइन की थी उसकी स्टोरी सुनते हैं। तो पहले सबसे पहले आप लोगों को सबको पता होगा, फेमस स्टोरी है। एक ट्री था जिसके ऊपर एप्पल लगे थे। बच्चों मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना अगर मैंने कुछ गलतियां कर दी इसमें। तो यहां पे बैठे थे हमारे कौन, ये भाई साहब, क्या नाम है इनका? आइंस्टाइन? नहीं, न्यूटन? नहीं, हाँ न्यूटन ही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन भाई साहब यहां पे बैठे हुए थे। जब न्यूटन भाई साहब यहां पे बैठे हुए थे, हम लोग दोनों भी गार्डन में थे। मैं पिछले जन्म की बात कर रहा हूं मेरे, आपको लगेगा आप कहां से आगे, वहां मैं ऐसे बगीचे में भटक रहा था, न्यूटन भाई साहब भी भटक रहे थे, बैठे थे। फिर एक पेड़ के नीचे थक के जैसे ही नीचे बैठ गए, पेड़ के एक सेब का पेड़ था और सेब का ही बगीचा होगा, वहां पे बैठे थे। फिर सडनली उनके सर पे आके एक जोर से एक चीज गिर गई और उनको थोड़ा सा लग गया होगा। तो जैसे उनको जोर से लग गया तो उन्होंने ऊपर देखा, वो जो चीज दिखी थी उसको उठा के देखा और फिर ऊपर देखा, यार ये ऊपर से मेरे सर पे ही क्यों गिरा? मैं इसका क्या दुश्मन थोड़ी था कि जो मुझे मारा। अब ये किसने मुझे मारा ये देखने के लिए उसने ऊपर देखा। तो उन्होंने जब ऊपर देखा बच्चों, ऊपर तो कोई नहीं था। फिर सवाल यह था कि ऊपर से इसको ढकेला किसने, पुश किसने किया? जरूरी क्वेश्चन, साइंटिस्ट लोग क्वेश्चन बड़े पूछते हैं ना। और फिर न्यूटन के दिमाग में क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आने लगे कि यार ये लेफ्ट में क्यों नहीं गया, राइट में क्यों नहीं गया, आगे क्यों नहीं गया, पीछे क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, बराबर नीचे ही क्यों आया? न्यूटन को सवाल आ गया। भाई साहब उठ गए, मेरे पास आ गए और मेरे पास आके उन्होंने पूछा कि यार ये जो एप्पल है ना, ये मेरे सर पे आके गिरा, तो एग्जैक्टली ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा? देन आई ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग, अरे हाँ ये तो आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं पे भी जा सकता था, ऊपर भी जाना चाहिए था, लेकिन नीचे ही क्यों आया एग्जैक्टली? फिर उस एप्पल को उठाया, मैंने भी देखा, मैंने भी उसको ऑब्जर्व किया, अच्छा सा लाल सा एप्पल था। न्यूटन के सवाल को मैंने थोड़ा सा सोचा, 2-3 मिनट सोचने के बाद में मैंने एप्पल को चुपचाप से खा लिया। मैं उन महान हस्तियों में से नहीं बनना चाहता था जिनको साइंस के नाम से बहुत सारे लोग गालियां देते, लेकिन क्योंकि मैं आपका एक चैप्टर नहीं बढ़ाने वाला था, हम एक ही साइड में बच्चों, मैं आपकी साइड में हूं, मैं नहीं चाहता था कि चैप्टर बढ़े, लेकिन न्यूटन तो कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने हर एक चीज को बावलों की तरह हर एक चीज को देखने लग गया। अरे
एप्पल गिर रहा है तो फिर बाकी चीजें भी गिर रही क्या? देखा, अरे हाँ, फिर हर एक जगह पे गया। देखो, अगर कोई चीज है और वो अगर आपके सर के ऊपर आके गिरती है, ऑलवेज कीप इन समथिंग इन द माइंड, ये चीज को याद रखना कि फोर्स इज नेसेसरी, फोर्स इज नेसेसरी फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन। कोई भी टाइप के अगर मोशन है बच्चों, तो उसके लिए फोर्स की बहुत जरूरत होती है। फोर्स ये नेसेसरी है उसके लिए। फोर्स क्या है बच्चों? नेसेसरी है। किसके लिए? किसी भी टाइप के मोशन के लिए। सबसे पहले तो ये चीज देखो, समझो अभी ये मोबाइल है जो मैंने यहां पे रख दिया। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये मोबाइल यहां से हिले, इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए, तो मुझे उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, या तो उसको पुल करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा, तो उसको लिफ्ट करना पड़ेगा। फोर्स वही होता है ना, पुश पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्स है। पिछले ही साल पढ़ा था आप लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर में कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स किस चीज के लिए जरूरी है बच्चों? टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखो बच्चों, किसी भी टाइप की मोशन हो उसके लिए फोर्स तो जरूरी है। अब अगर ऊपर से आके एप्पल गिर गया होगा तो किसी ना दो चांसेस है, या तो नीचे से किसी ने उसको खींचा, नीचे तो मैं ही बैठा हूं, मैंने तो नहीं खींचा, ऐसा न्यूटन ने सोचा था। फिर ऊपर से किसी ने ढकेला होगा, लेकिन जब उसने देखा पेड़ तो ढकेल नहीं सकते, तो उसने क्या किया? समझो चलो पेड़ ने ढकेल दिया, ऐसे मान के चलते, कुछ पेड़ शरारती होंगे, उसको लगा होगा, वो गया बाहर, और फिर बाहर जाने के बाद में उसने दूसरी जगह पे भी रख के देखा, चीजें वापस से नीचे ही जा रही थी। हे भगवान, ये तो हर चीज नीचे ही जा रही है। फिर धीरे धीरे उसको समझा, देखो फोर्स के लिए कोई ना कोई तो जरूरी। इसका मतलब उसको समझ गया कि ऊपर से तो कोई नहीं है, क्योंकि मैंने खुले आसमान के नीचे जब चीजों को छोड़ के देखा, ये देखो, तब भी ऊपर से तो देखो मैंने पुश नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ रिलीज किया है, और तब जाके नीचे गिर गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई तो नीचे से खींच रहा है, क्योंकि नीचे अर्थ है, इतना तो पक्का है। तो कौन खींच रहा है? ये सारी की सारी चीजें टुवर्ड द अर्थ जा रही थी, इतना पक्का चल गया, पता चल गया। और फिर न्यूटन ने कंक्लूजन किया कि अर्थ के अंदर कोई तो ऐसा फोर्स है, दिख नहीं रहा लेकिन है जरूर, कि जो क्या कर रहा है दोस्तों, हर एक चीज को नीचे खींच रहा है। उस फोर्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया बच्चों? ग्रेविटेशन। क्या नाम दिया? ग्रेविटेशन। अब मैं ग्रेविटेशन के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं सबसे पहले, वो बहुत जरूरी होती है बच्चों। सो ग्रेविटेशन के बारे में मैं आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनो और समझो। ये कुछ और नहीं, ग्रेविटेशन ये कुछ नहीं है, लेकिन कौन है बच्चों? फोर्स है। लेकिन कैसा है? इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये एक फोर्स है, और वो कैसा है? हमेशा अट्रैक्टिव। मतलब अगर मेरा जैसा काला बंदा अगर कहीं से हाइट से छोड़ दिया जाए, तो क्या अर्थ बोलेगी नहीं तू बहुत काला है, तू बेटा उधर हो जा? नहीं, काला गोरा, मोटा पतला, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, अमीर गरीब, ऐसा कोई भेदभाव ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये सबसे प्यार करता है और वो सबको अट्रैक्ट करता है। इसलिए याद रखना, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। सबसे पहली चीज तो वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरी चीज, वो किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगा, राइट? वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डिपेंड्स ऑन मास। इट डिपेंड्स ऑन द मास। ये मास के ऊपर डिपेंडेंट है। ज्यादा मास ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, कम मास कम ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल। ये कुछ और चीजों के ऊपर भी डिपेंडेंट है, जैसे कि डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। बस बेसिक दो तीन चीजें याद रखो, काफी है। ओके बच्चों, ठीक है। चलो, ये दो तीन ही चीजें जो आप लोगों को ग्रेविटेशन के बारे में फिलहाल तो याद रखनी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, किसी भी चीज को चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन करने के लिए फोर्स की जरूरत है। अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन मैंने जो यहां पे एक लिखा, क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द मास। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मास है, एक डस्ट के पार्टिकल को भी मास होता है, एक सिंगल से एटम जो हमको दिखता नहीं है उसमें भी मास होता है, उस एटम के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है, उनको भी मास है। मेरे बॉडी के अंदर मास है, इस पेन के अंदर मास है, इस मोबाइल के अंदर मास है। हर एक चीज जो मेरे आसपास में मुझे दिख रही है, और हर एक चीज जो है लेकिन उसका दिख भी नहीं रही, जिसको मास है, उस हर एक चीज में ग्रेविटेशनल फोर्स है ही है, कंपल्सरीली है। तो आप क्या कहोगे कि क्या भैया मेरे अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है? हाँ। क्या ये पेन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है? हाँ।
क्या ये चश्मे में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है? हाँ जी हाँ, सब इसमें है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हर एक चीज में ग्रेविटेशनल फोर्स है तो भैया मुझे बताओ, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस पेन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको जैसे हम लोग छोड़ देते हैं बच्चों, क्या हो जाता है? ये नीचे आ गया क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है। ओके सर, यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है कि इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान के चलो अर्थ के अंदर है तो अर्थ उसको खींच रही है। ओके सर, हम लोग यहां पे आपको डाउट नहीं कर रहे कि आप जो बता रहे, लेकिन सर आपके अंदर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप बता रहे हो, और इस पेन के अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो आपको क्यों नहीं आके चिपक रहा है ये पेन? सवाल सही है ना? अगर ये पेन चिपकना ही था, जैसे अर्थ को जाके चिपक रहा है या कहो अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, वैसे ही हमारी ओर क्यों नहीं हो रहा है? हमारे अंदर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमने क्या पाप किया है कि जिसके वजह से ऐसा हो रहा है? करेक्ट है कि नहीं? ऐसा सोच रहे होंगे ना आप। उसकी वजह एकदम सिंपल सी है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दो छोटे से मैग्नेट लीजिएगा, क्या कीजिएगा? दो छोटे से मैग्नेट, और उनको आपस में एक थोड़े से पर्टिकुलर डिस्टेंस डी पे रखिएगा, ठीक है? छोटा सा डिस्टेंस रखिएगा, और फिर देख लेना कि थोड़ी देर के बाद में वो दोनों के दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को आकर चिपक जाएंगे। करेक्ट है? ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू। अब एक काम कीजिएगा, एक बड़ा सा मैग्नेट लीजिएगा जिसकी पावर बहुत हाई होगी। अब सेम डिस्टेंस पे यहां पे इसको रखो और इसको रखो, सेम डिस्टेंस है बच्चों, डी। अब देखना कि क्या वो एक दूसरे को चिपकते हैं? क्या नहीं चिपकते, बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। इसका मतलब उन दोनों के बीच का फोर्स जीरो हो गया क्या? नहीं बच्चों। फिर ऐसा क्यों हुआ कि वो पहले चिपके सेम डिस्टेंस पे लेकिन अब नहीं चिपके? वजह समझ लो, जितने फोर्स से ये बड़ा वाला मैग्नेट इसको नीचे खींच रहा है, जितने फोर्स से ये बड़ा वाला मैग्नेट इसको भी नीचे खींच रहा है, उससे बहुत कम फोर्स इन दोनों के बीच में, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए भी चिपकेंगे नहीं। समझ रहे हो आप? बात समझ रहे हो? वैसे ही ये जो पेन है, इसको जितने, अभी देखो अर्थ का मास तो मेरे करोड़ों टाइम्स ज्यादा है मेरे मास से ज्यादा, तो जितने फोर्स से मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं ना, उसके बहुत 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 ज्यादा टाइम्स फोर्स अर्थ इसके ऊपर लगा रही है, इसलिए ना मेरे पास आ रहा है लेकिन वो कहां जा रहा है? अर्थ के पास। ऐसा ही सेम हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में होता है बच्चों, और इसलिए फिर ग्रेविटी को समझने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने के लिए आप लोगों को बेसिक चीज को समझना पड़ता है, ठीक है? सो फोर्स इज नेसेसरी एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन द नेचर। इट डिपेंड्स ऑन द मास, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी होंगे जिनके बीच में आप लोग फोर्स निकाल रहे हो। अब हम लोग इन तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल है, ये चीज बताई किसने? ये चीज बताई न्यूटन ने कि देयर इज अ फोर्स। लेकिन आपको क्या लगता है कि न्यूटन इसलिए महान है क्या कि सिर्फ उसने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया? नहीं, आइडियाज तो हजारों लोगों के माइंड में उसके पहले भी आ चुकी होगी, यार कोई तो फोर्स होगा, कोई तो फोर्स होगा, कोई तो फोर्स होगा। सिर्फ ये बताना सफिशिएंट नहीं होता है बच्चों की कोई फोर्स है, वो तो कई सारे लोग अंदाजा लगा लेंगे। मेरे भी दिमाग में हजारों आइडिया आती है बच्चों, आपके भी दिमाग में हजारों आइडिया आती होगी, लेकिन समझने की कोशिश करो। उन आइडियाज को जो इंप्लीमेंट करता है ना, वो बंदा हो जाता है महान। न्यूटन ने उसको इंप्लीमेंट किया। न्यूटन ने सिर्फ इतना नहीं बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन ने यह भी बताया कि वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है और कैसा है, और उसने उसका फॉर्मूला निकाल के दिखाया कि अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो कितना है, उसने प्रूव करके दिखाया। उसने प्रूव करके एक फॉर्मूला लाया, इसलिए वो महान है। तो कितना फोर्स है ये निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों आपकी बुक में जो सीक्वेंस है, मैं उस सीक्वेंस के साथ में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे उनका सीक्वेंस नहीं पसंद आया। उन्होंने तुरंत ही आपको सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया, जबकि मुझे नहीं लगता है कि पहले सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स बताना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले फोर्स के ही बारे में बात कर लेते, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट तो फोर्स से किया है ना। तो हम लोग पहले फोर्स कितना है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर वो सर्कुलर मोशन में नहीं है तो पहले सर्कुलर मोशन क्यों पढ़े? चलो जो भी है, गवर्नमेंट क्या लॉजिक लगा के बुक्स बनाती है, कई बार मेरे दिमाग में नहीं बैठता है, लेकिन मेरा लॉजिक ये कहता है, अभी मैंने फोर्स बता दिया है ना आपको कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वो फोर्स है कितना। मैं आपको पहले एक स्टेटमेंट लिख दूं जो कि बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट ये कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स
attracts every other object with a force, with some force. This force is directly proportional. This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. चलिए बच्चों, मैंने बहुत ही खराब सी हैंडराइटिंग में कुछ तो लिख दिया है, लेकिन ये है लॉ. इसको कहते हैं बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ को बहुत लंबा सा भी दिखता होगा ना, फिजिक्स के लॉज भले कितने ही लंबे दिखे, लेकिन उनको याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, उनको समझने की जरूरत है. जिस बंदे को समझ जाता है ना, उसको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं जाता है. तो याद रखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, दुनिया की हर एक ऑब्जेक्ट, एवरी बोल दिया है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा है ना. अगर उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका मतलब हर एक के बारे में बात कर रहे हैं. क्या छोटा सा डस्ट पार्टिकल? हाँ. ये मेरे बाल? हाँ. ये घड़ी? हाँ. हर एक. तो उसमें ये सवाल नहीं आता है. सवाल पूछो भी मत. जब कह दिया एवरी, मतलब एवरी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चों? अट्रैक्ट कर रहा है. किसको अट्रैक्ट कर रहा है मेरे दोस्तों? सो एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टिंग, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. दुनिया की हर एक चीज हर दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही, ऐसा वो कह रहा है. विथ सम फोर्स. हर एक चीज हर दूसरी चीज को. हाँ, मेरी बॉडी, ये जो कैमरा है ना, जब मेरे सामने रखा हुआ है, जिस पे आप लोग, जिसकी वजह से शूटिंग चालू है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है. मेरी बॉडी इन दीवारों को भी अट्रैक्ट कर रही है. मेरी बॉडी इस मोबाइल को भी अट्रैक्ट कर रहा है. मेरी बॉडी हर उस चीज को, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है जो इस यूनिवर्स में है, कर रही है. तो ये सारी की सारी चीजें अगर मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं तो आके चिपक क्यों नहीं रही? मैंने पहले बोल दिया आपको, फोर्स बहुत कम है कंपेयर टू द फोर्स ऑन द अर्थ. ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ. तो ये कुछ ना कुछ फोर्स से क्या कर रही है? आपको अट्रैक्ट कर रही है. ओके. ये जो फोर्स है ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. किसको? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना मास बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा. डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी ये कहती है, वन इंक्रीजेस द अनदर इंक्रीजेस व्हिच डिपेंड्स ऑन इट. इसका मतलब फोर्स डिपेंडेंट है मास के ऊपर, और कैसा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के साथ. एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. किसको? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इसको समझने के लिए मैं लॉ को थोड़ा सा पुट कर देता हूं थोड़े से मैथमेटिकल टर्म्स में. तो देखो बच्चों, इसी लॉ को मैं अभी थोड़ा सा यहां पे क्या कर रहा हूं? मैथमेटिकल टर्म में पुट कर रहा हूं. सो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं. अब देखो बच्चों, उन्होंने क्या कहा? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. समझो, मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है ए, जिसका मास है m1. ओके बच्चों, ये है एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास है बच्चों m2. ये ऑब्जेक्ट b है. इन दोनों के बीच का जो सेंटर है, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, ले लिया हम लोगों ने d. ओके, छोटा d मान के चलते हैं. इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है? छोटा d. लेट्स अज्यूम दिस, राइट? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? दैट दिस अट्रैक्ट्स दिस, और यू कैन से दिस अट्रैक्ट्स दिस. m1 अट्रैक्ट्स m2, या कहो m2 अट्रैक्ट्स m1. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other object in the universe with a force which is directly proportional to the product of their masses. product का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. किसका? पहले वाले का मास इनटू दूसरे वाले का मास. ये तो आ गया बच्चों m1 m2, प्रोडक्ट हो गया मासेस का. एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में समझ गए ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. उनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? d. उसका स्क्वायर, स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है. अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, f इज प्रोपोर्शनल टू ऊपर m1 m2, नीचे d का स्क्वायर. इसी को मैं अगर फाइनलाइज करूं तो आपके लिए मैं फाइनलाइज कर रहा हूं f इज इक्वल टू, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं
तो उसकी जगह पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है विद द इक्वल टू साइन। देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट गया और उसकी जगह पे आ गया इक्वल टू, तो आ जाता है एक साथ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि है जी, कैपिटल जी। सो हो गया फॉर्मूला जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। सवाल है ये जी कौन है? ये जो जी है ना बच्चों, इसको आप लोग सबसे पहली तो चीज याद रखो कि मैथमेटिकल टर्म में हम लोग इसको कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कौन है ये बच्चों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन इसको फिजिक्स में क्या कहते हैं बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। आपको पता है ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है, इसलिए तो कांस्टेंट कहते हैं। आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बच्चों द एसआई यूनिट ऑफ G, दैट इज अ कैपिटल G इज, और यहां पे आपको ऑप्शन में अगर इसमें से कहीं मिला तो ये आपको पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कुछ लोगों को सवाल रहेगा कि वो आया कहां से, निकाल के भी दिखाता हूं आपको। चलो इसी फॉर्मूला को मैं अब क्या करूंगा, देखो थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं और G के लिए देखता हूं। D का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर सॉरी इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा FD का स्क्वायर। M1 M2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके बच्चों उसको डिवाइड करेगा, M1 M2 बचेगा कौन इधर? G। फोर्स होता है बच्चों न्यूटन में, डिस्टेंस होता है बच्चों मीटर, उसका स्क्वायर, अपॉन मास होता है ऑब्जेक्ट का केजी में, सो केजी इंटू केजी मेक्स इट केजी का स्क्वायर। सो हो गया बच्चों G का एसआई यूनिट। जिनको नहीं पता उनके लिए आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में बार बार आपको यही यूज करनी है। समझ गए आप? ये हो गया बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मुश्किल नहीं लगता मुझको नहीं लगता, मतलब आपको भी नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई चीज में डाउट्स आ रहा है बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रही, वीडियो को थोड़ा सा स्लोली देखो। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, दुनिया की हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है मेरे दोस्तों? अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। सो हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। किससे? एक फोर्स से। ये फोर्स कैसा है बच्चों? उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक का भी मास बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, किसको? डिस्टेंस को। अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं अर्थ के पास में हूं तो अर्थ मुझे ज्यादा फोर्स लगाती है, जितना जितना मैं उससे दूर जाऊंगा ना तो उतना फोर्स कम कम होते चलेगा। हर एक चीज का ऐसा ही है। तो ये आगे बच्चों यहां पे फाइनलाइज हो गया हमारा फॉर्मूला। ये ऐसा क्यों होता है, इसको समझ में नहीं आता कभी कभी। ठीक है, जो भी है जी। चलिए दोस्तों मेरे यारो, यहां पे देखो ये आपका बेसिक फॉर्मूला आ चुका है। ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूला, इसको नोट डाउन करो तुरंत। दैट F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। मैंने कॉमनली देखा है बच्चों, हम लोग ऑफलाइन लेक्चर्स में भी देखते हैं, कई सारे बच्चे G को मतलब इसको फोर्स कहते हैं। बच्चों ये फोर्स नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। फोर्स तो F है। कई सारे बच्चों को हम लोग पूछते हैं कि जी कौन है इसमें, तो बच्चे बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्साइट क्यों हो जाते हो? कंफ्यूज क्यों रहते हो? सिंपल सी बात है, फोर्स तो F है बच्चों, जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कि जब प्रोपोर्शनलिटी का मतलब, अभी मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में लेके जाके वर्क और कैसे टाइम इसका प्रोपोर्शनलिटी होता है वगैरह, ये सारी चीज तो बताने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन आप लोग आपके 8th 9th के जैसे ही टॉपिक्स हुए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को याद करो। एक इंसान एक दिन में एक दीवार कंस्ट्रक्ट करता है, तो 2 इंसान कितनी करेंगे, है कि नहीं? तो अगर ऐसा हम लोग कहते हैं कि 2 इंसान कितनी दीवार कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके टाइम पे आपको पूछना पड़ेगा ना कि कितने दिन। सो टाइम शुड बी कांस्टेंट। तो उसी एक दिन में तो फिर कहोगे आप कि 2 वॉल्स, है ना? तो वो डिपेंड करता है बच्चों। ये प्रोपोर्शनलिटी जब देखते हो तो टाइम कांस्टेंट है, वैसे यहां पे भी समथिंग इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग, दैट टाइम समथिंग इज कांस्टेंट देन। ओके, चलिए ये हो गया बच्चों। इसकी वैल्यू को भूलना मत, इसके एसआई यूनिट को भूलना मत, और इसके फॉर्मूला को भूलना मत, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आता है। कैसे? अभी करके दिखा रहा हूं। एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ज्यादा नहीं करेंगे हम, लेकिन एक न्यूमेरिकल, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन इतना टाइम जरूर है कि हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं।
आपके बुक का ही एग्जाम्पल है, सॉल्व वाला नहीं एग्जाम्पल है। मैं इसको फटाफट थोड़ा सा जल्दी से कर लेता हूं, आपको ज्यादा टाइम हमारे पास स्पेंड करने के लिए नहीं है। तो चलो, बुक का एक पहला क्वेश्चन है कि समझो, मान के चलो एक बेंच के ऊपर यहां पे दो बंदे बैठे हैं, ठीक है बच्चों, दो बंदे बैठे हैं यहां पे एक बेंच के ऊपर, ठीक है। एक बंदा है जिसका नाम है विराट और एक बंदा है जिसका नाम है महेंद्र। ओके बच्चों, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर का। ओके बच्चों, महेंद्र का मास देखो बच्चों दिया है, महेंद्र का मास है 75 kg, विराट का मास उन्होंने दिया है बच्चों, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट का मास m2 दिया है हमको। सॉरी बच्चों, m1 हमको दिया है 75 kg, हमको उन्होंने विराट का भी मास दिया हुआ था 80 kg। ओके मेरे दोस्तों, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हम लोगों को दिया था 1 मीटर। तो उन्होंने कहा कि वो दोनों एक दूसरे को कितना ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते होंगे। करेक्ट है। हमें जो चीजें चाहिए वो निकालने के लिए देखो बच्चों, फॉर्मूला पता होना चाहिए। F = G m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। am I right? अगर हम लोग इसको देख रहे, देखो बच्चों, G की वैल्यू यहां से ले लेंगे, बाकी की वैल्यू हमको दी हुई है। चलिए, G की वैल्यू देखो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 ले लिया। मास ऑफ द फर्स्ट इज 75, मास ऑफ द सेकेंड इज 80 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। बच्चों हम लोगों ने वैल्यूज ले ली है और हमारा काम यहां तक खत्म हो गया। अब देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दोगे तो सेम नंबर आ जाता है, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इधर बचा 6.673। एक्चुअली इसको 6.673 भी जनरली नहीं लेते, राउंड फिगर में उसको 6.7 कर लेते हैं, लेकिन चलो अभी फिलहाल तो हम लोग उसको ले रहे हैं (11) इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 इधर ही रखो, 8 5 40 कैरी किया 4, 8 7 56 और ये 4 64, सॉरी 8 7 56 और ये हो गया 6000। करेक्ट है क्या? चेक कर लो, फिर से एक बार देख रहा हूं। 0 को 0 रहने दो, 8 5 40 ये हो गया 0, ऊपर आ गया 4, 8 7 56 और ये 4 हो गया 60। चलो बच्चों 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं, अब हमारा काम हो चुका है। अब एक काम करो, सीधा सीधा एक ही टर्म को हमारा बाकी है। अभी देखो ये 3 0 के साथ इसके 3 डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो डेसिमल हट गया 0 के साथ। अब सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 कैरी किया 1, 6 7 42 40 और ये 43 कैरी किया 4, 6 6 36 और ये 4 हो गया बच्चों 40 कैरी किया 4। ठीक है, हाँ 6 6 36 और ये हो गया बच्चों 40। करेक्ट है। अब यहां पे तो डेसिमल ये सब उड़ गए, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। न्यूटन क्यों बच्चों? क्योंकि फोर्स आया है, फोर्स न्यूटन में काउंट होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डेसिमल में लिखने की कोशिश करूंगा, 1 2 3 4 डेसिमल में लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं, 1 2 3 4 लेफ्ट में शिफ्ट हो गए तो पावर 4 से पॉजिटिव हो जाती है, मतलब -7 न्यूटन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये और ये दोनों की वैल्यू सेम ही है। आ गया हमारा फोर्स, हमारा मतलब विराट और महेंद्र जो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे थे, जिनका मास 75 और 80 kg था, उन दोनों के बीच में कितना फोर्स है बच्चों? 4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। बहुत कम फोर्स है, 10⁻⁻7 है। अगर मैं इससे इसको नीचे जाके डिवाइड कर दूंगा तो 7 0, इसके पहले 6 0 लगेंगे, मतलब ना के बराबर फोर्स है। इसलिए तो वो दोनों जाके चिपक नहीं रहे ना। तो अगर आप लोग, सॉरी बच्चों, अगर आप लोग ये देखोगे कि कितना फोर्स है, तो इतना फोर्स है। न्यूटन भाई साहब इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने ये फॉर्मूला हमको दिया है, इसको सही तरीके से पुट किया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही काम नहीं किया है, कुछ और साइंटिस्ट लोगों के भी जो कुछ चीजें थी उनको उन्होंने फॉर्मुलेट किया है। महान ऐसे ही नहीं बन रहे, सिर्फ बता के नहीं काम हो रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खत्म करना था, वो हो गया। उसका एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व करके देखा है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ओर जाएंगे, और जिसको कहते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास। क्यों बताता हूं मैं आपको, इसको हम लोग नॉर्मली CM भी कहते हैं, C.M, जो भी है। जब आप अगली स्टैंडर्ड में जाओगे ना 11th में,
तब आपको एक चैप्टर आएगा और उस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास के ऊपर पूरा सेक्शन रहेगा। आज तो हम लोगों को सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स में कहीं तो दिया हुआ है, लेकिन जब आप लोग देखोगे सेंटर ऑफ मास, इसकी पूरी कॉन्सेप्ट, उसको कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन अभी हमारे लिए बेहतर ये होगा कि उसकी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ ले। देखो ग्रेविटेशन में सेंटर ऑफ मास का काम क्यों आया बताता हूं। नॉर्मली अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ छोटा ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, बहुत बड़ा है। मून ये छोटा ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, बहुत बड़ा है। तो दो बड़े ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स लगा रहे, लेकिन ये फोर्स के लिए डिस्टेंस अगर आप चेक करोगे, अब अर्थ की रेडियस पता है आपको 6400 किलोमीटर की है, 6400 किलोमीटर। क्या ये छोटा डिस्टेंस है? नहीं। तो सेंटर से लेके ये डिस्टेंस, अब मैं, और यहां पे मून, अब ये मून का देख लो यहां से, अब मैं यहां से काउंट करूं इन दोनों को कि यहां से काउंट करूं? ये बहुत जरूरी है ना समझना कि हमारे लिए ये डिस्टेंस जरूरी हो जाता है कि ये डिस्टेंस। अगर मैं गलत तरीके से ले लूंगा तो बहुत ज्यादा फोर्स का डिफरेंस आएगा। इसलिए न्यूटन ने एक चीज को कहा था कि जब हम लोग इसको चेक करेंगे, वी विल टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बट सेंटर ऑफ व्हाट? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वहां से हम लोग उसको लेंगे। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? इट इज अ पॉइंट। वो एक पॉइंट है, वो एक लोकेशन है, अ पॉइंट एट विच, अ पॉइंट एट a point inside or outside the surface या outside the object at which, थोड़ा सा ध्यान देना, आउटर सरफेस पे रहेगा या तो इनसाइड द सरफेस रहेगा, at which whole mass या complete mass of an object is assumed या supposed to be concentrated। अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को ले लो, जैसे अभी मैंने मोबाइल ले लिया, अगर मैं किसी एक पॉइंट को ढूंढूंगा, यहां पे अगर मैंने इसकी उंगली रखी ना, तो मैं पूरा वेट को फील नहीं कर पा रहा हूं, या कहो एक्चुअली वेट नहीं कहूंगा, मैं पूरे मास को यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ये इतना समझ में आ रहा है। एक तो पॉइंट ऐसा होगा कि बच्चों की, जहां पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है, ऐसा लगेगा कि उस पॉइंट पे इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा लगेगा। होगा नहीं, मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि पूरे मोबाइल का वजन, या कहो उस पूरे मोबाइल का मास एक ही जगह पे आ चुका है, ये फीलिंग आएगी आपको। वो पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। नॉर्मली अगर इक्वल या यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट लेंगे, और अगर वो कैसा रहा बच्चों? सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक है और अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, तो मैं कह सकता हूं सेंटर ऑफ मास ये कहां पे रहेगा बच्चों? उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। कहां पे? ज्योमेट्रिक सेंटर पे। जैसे मान के चलो, समझो अभी मैं कोई तो एक, जैसे ये बुक है आपकी, समझो, ठीक है। अब ये जो बुक है ना बच्चों, पेज सब जगह पे, अब ये देखो सिमेट्रिक है, जितना इधर का लेंथ इतना इधर का है, जितना इधर का इतना इधर का। अब इसका अगर मैं ज्योमेट्रिक सेंटर देखूंगा तो ये इसके बराबर बुक के सेंटर पे आएगा। ओके, यहां पे आपको फील होगा कि इस पूरे बुक का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, उस पॉइंट पे, अंदर है, बाहर भी नहीं, जस्ट अंदर उसके, तो वो रहेगा उसका सेंटर ऑफ मास। लेकिन उसको अगर नॉन यूनिफॉर्म है डेंसिटी, ये वो, तो फिर हम लोगों को वो कॉन्सेप्ट अगले साल आएगी, अभी तो नहीं। फिलहाल के लिए तो हम लोगों को सेंटर ऑफ मास जो समझना था उतना मेरे हिसाब से तो काफी है, कि ऐसा एक पॉइंट जहां पे पूरे ऑब्जेक्ट का मास ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है, गोल गोल। एक्चुअली वो गोल नहीं घूम रही है, लेकिन वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट कवर कर रही है, उसके बारे में केपलर के लॉ के टाइम पे देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक सर्कुलर मोशन है उसकी। कैसी है? सर्कुलर मोशन है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, इतना पक्का। सो देयर इज अ सर्कुलर मोशन। लेकिन जहां सर्कुलर मोशन आती है ना बच्चों, वहां पे एक फोर्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सेंट्रीपेटल फोर्स। ध्यान है ना आपका? चलिए, सिंपल सी चीज को सिंपल सा रख देते हैं।
कोई भी एक चीज ले लो, कोई भी। अभी मेरे पास समझो, मान के चलो आई हैव ए हेडफोन, ओके। अभी मेरे पास दूसरा कुछ चीज में रह गया उसको लाना, तो अभी मेरे पास हेडफोन है, ओके बेटा। अब इस हेडफोन को मैं किसी ना किसी चीज से बांध देता हूं, ठीक है। तो चलो कोई ना कोई चीज है जिसको, चलो घड़ी ले लेते फिलहाल के लिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या देना है? ध्यान, जो फ्री में आपके पास, बस आप लोगों को इधर देना है उसको, और जो देने से कोई नुकसान तो आपका नहीं होगा। चलिए अब मैं बहुत ही क्या कह रहा हूं उसको देखो, ध्यान दीजिएगा अपने रिस्क के ऊपर, क्योंकि ये टूट ना जाए। अभी देखो ये मेरी वॉच जो है, मैंने क्या किया बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको सर्कुलर मोशन में लाने की कोशिश करूंगा। देखो ये नॉर्मली जो मोशन है, ये इसको ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, ये ऑसिलेट हो रहा है, अपनी मीन पोजीशन कर रहा हूं। अब इसको मैं, इसका अगर ऑसिलेशन बढ़ा दूं, अब ये गोल गोल घूम रहा है बच्चों, देखो ये गोल गोल घूम रहा है। अब देखो बच्चों मैं क्या बता रहा हूं, जब ये सर्कुलर मोशन में था, जब ये सर्कुलर मोशन में था, अगर मैं मान के चलो इसको, ये रस्सी को, अगर रस्सी बीच में टूट जाए तो क्या होगा बच्चों, ये जिस पॉइंट पे टूट जाएगी ना, वहां से सीधा ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगा। इससे क्या कंक्लूड होता है पता है? दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, ये हमेशा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑलवेज ट्राइज टू कंटिन्यू इट्स स्ट्रेट मोशन। वो तो हमेशा स्ट्रेट जाना चाहता है। कैसा जाना चाहता है मेरे दोस्तों? स्ट्रेट। वो कभी भी गोल गोल नहीं घूमना चाहता। इसका मतलब आप अगर उसको गोल गोल घुमा रहे हो तो कोई तो फोर्स है जिसके वजह से ये हो रहा है कि नहीं? वही फोर्स है, कौन? सेंट्रीपेटल फोर्स। समझ रहे हो आप लोग? तो इतना चीज को याद रखो बच्चों, जहां पे अगर सर्कुलर मोशन आ गया, सर्कुलर मोशन is possible only when there is there is a centripetal force। सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है ना बच्चों, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग तो आपका काम आज का दिन तो ढल जाएगा और एक अच्छे से वो दिन कट जाएगा आपका, ठीक है। तो पहले सेंट्रीपेटल फोर्स को समझते। अगर ये रस्सी ना होती तो क्या ये घड़ी ऐसे गोल गोल घूम पाती? नहीं घूम पाती। रस्सी ने उसको खींच के रखा था, कहां पे रे? टुवर्ड द सेंटर। ऊपर गया तो भी उसको ऊपर नहीं, इधर जाने नहीं दिया, इधर गया तो भी जाने नहीं दिया, इधर भी। मतलब ये रस्सी के बीच में एक फोर्स था जिसको हम लोग कहते हैं टेंशन। तो वो जो टेंशन इन द स्ट्रिंग था ना, वो टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा। ओनली व्हेन कहा ना मैंने, ओनली व्हेन देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं तो सर्कुलर मोशन नहीं। मान के चलो कोई एक रनर है, मान के चलो कोई एक गाड़ी है, अगर वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जा रही है, ओके। तो अगर आपके पास कोई एक गाड़ी है बच्चों, और ये अगर ऐसे सर्कुलर मोशन में जा रही है, तो देखो आप लोग स्पीड कम कराते हो, ये वो सब कुछ क्यों, वो आगे के स्टैंडर्ड्स में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन रोड और टायर के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो उसको डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर रखता है इस रोड के। इसका मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड। जैसे यहां पे इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये सारे के सारे एक्चुअली हम लोग रीजंस बता पाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को खुद का अपना कोई भी क्या कह सकते हैं हम लोग, वो एक आत्मा है। क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक आत्मा है जो किसी का भी शरीर धारण कर सकती है। मतलब अगर यहां पे सर्कुलर मोशन आ गया तो यहां पे उसने किसका शरीर धारण कर लिया बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स का। अगर मान के चलो ये जैसे इधर है, अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो उसने किसका शरीर धारण कर लिया बच्चों? टेंशन इन द स्ट्रिंग का शरीर धारण कर लिया। सेंट्रीपिटल फोर्स को अपना खुद का कोई बॉडी नहीं होता है, उसको हमेशा किसी ना किसी दूसरे बॉडी के थ्रू, मतलब दूसरे फोर्सेस के थ्रू एक्ट करना पड़ता है। समझ रहे हो आप? तो वो एक आत्मा की तरह है। आत्मा को कोई, जैसे कोई पर्सन मर गया, तो जैसे वो पर्सन मर जाता है तो जब आत्मा निकल जाती है, फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने कि उसको अगर दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं? कोई तो एक लाइट जा रहा है, कुछ मूवीज में दिखाते धुआं निकल रहा है,
कुछ मूवीज में तो ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप की कुछ बॉडी जैसा निकल रहा है, ऐसे कुछ दिखाते कि नहीं? ये क्यों दिखाते हैं? क्योंकि सोल को कोई भी शेप साइज नहीं है, फिक्स्ड, तो उसको अपना खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो दूसरे के थ्रू काम कर रहा है ना। इन अ वे, सेम वे बच्चों देखो क्या होता है, ये दूसरे के थ्रू एक्ट करता है। अब सवाल ये है, इतना रामायण में सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर क्यों लिख रहा हूं, सवाल है वो, तो जवाब सुनो बच्चों। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी सारे, समझो यहां पे सन है और हमारे सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स इसके आसपास में गोल गोल घूम रहे हैं, गोल घूम रहा है ना, मतलब वो उनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोई तो रस्सी तो नहीं है ना जो सन और अर्थ को बांध के रखी है, जो सन और मर्क्यूरी को बांध के रखी है। कोई रस्सी नहीं है, कोई बीच में फ्रिक्शन नहीं है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ प्रोवाइड दिस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब सवाल है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइनली करते हुए हम लोगों को एक डेफिनेशन में अगर पुट करना है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? इट इज अ फोर्स acting on an object, a force acting on an object moving along circle, moving along the circle and directed towards center of the circle is called centripetal force। इसका मतलब समझ लो, यहां पे हमारा सन है, ठीक है, और यहां पे हमारी अर्थ घूम रही है, तो हमारी जो अर्थ है उसमें और सन में एक सेंट्रिपिटल फोर्स है। देखो, अगर ये सेंट्रिपिटल फोर्स, अगर मैं कहूंगा आपको ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, लेकिन ये कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ जो है सेंट्रिपिटल फोर्स, अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये तो सीधी लाइन में चली जाती अर्थ, करेक्ट है कि नहीं? तो ये अलोंग द टेंजेंट चली जाती, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि अर्थ की मोशन, बाकी प्लैनेट्स की मोशन या कोई भी सर्कुलर मोशन, ये किसकी वजह से पॉसिबल है? किसी सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारा इतना सेक्शन काफी है। कल हम लोग केपलर्स के लॉज पढ़ेंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, मजा आ जाएगा। आप लोग बस बरकरार रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर तक। तब तक हम लोग रुक जाते हैं और सबको मैं कहना चाहता हूं फिर से एक बार, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर मैं अमोल भैया आपका साइंस का पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। ग्रेविटेशन से हम लोगों ने शुरुआत की है, बाकी धीरे धीरे करते हम लोग चैप्टर्स को कवर करते चलेंगे। बस आप लोगों ने ध्यान देना है, नहीं बोर्ड दूर है हमारी अच्छी मार्क्स से, बिल्कुल भी नहीं, अगर हम लोग सिंसियरली इन लेक्चर्स को सुनते चलेंगे तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए बच्चों, डू वेल, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू ऑल।